जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11 का विषय अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके नए पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम आंसर सभी के ऑब्जेक्टिव के और 3 लघुत्तर के प्रश्न बता देंगे। तो इनके क्वेश्चंस आप अच्छे जो आंसर्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा के सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छी प्रश्नावली का है। तो यहाँ पर जो अच्छी प्रश्नावली का गुण है, कठिनाई प्रश्नों की संख्या, अनुचित क्रम, अमान्य प्रश्न। तो यहाँ पर जो अच्छी प्रश्नावली का गुण है वो होना चाहिए प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रश्नों की संख्या कम हो, क्रम उचित हो, अमान्य प्रश्न नहीं होने चाहिए यानी गलत प्रश्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाए प्रश्नों की संख्या कम होना, ठीक है। इसके बाद है, आधार वर्ष की सूचकांक सदैव डॉट डॉट माना जाता है। तो आदर्श वर्ष के सूचकांक को सदैव क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। कितना माना जाता है? 100 माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, मात्रात्मक चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रात्मक चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रकीर्ण आरेख, स्पीयरमैन का कोटि संबंध, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ये सभी। तो मात्रात्मक चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है, अंक गणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न को समझने में मदद मिलती है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति, आंकड़ों में चक्रियता, आंकड़ों में कातिकता, ये सभी। तो अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न में समझने में मदद मिलती है दीर्घकालिक प्रवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दीर्घकालिक प्रवृत्ति। इसके बाद है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। द्विचर वितरण, एक चर वितरण और बहुचर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, द्विचर वितरण। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब ब्रिटिश शासन की नींव डाली? सन 1757 में, सन 1857 में, सन 1557 में, सन 1657 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन की कब नींव डाली थी? तो ये नींव डाली थी 1757 में। कब डाली थी? 1757 में डाली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक संतान की नीति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पाकिस्तान में की गई थी, चीन में की गई थी, भारत में की गई थी, भारत और चीन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो एक संतान की नीति है वो चीन में लागू की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, जल। तो यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन है वो है जल। क्या है? जल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी का सामाजिक दुष्परिणाम है। मानव संसाधन का निष्क्रिय पड़ा रहना, उत्पादन की हानि होना, उत्पादन का स्तर निम्न रहना, सामाजिक अशांति बढ़ना। तो बेरोजगारी का जो सामाजिक दुष्परिणाम है वो इनमें से सभी हैं। क्या है? मानव संसाधन का निष्क्रिय पड़ा रहना, ये भी सही है ऑप्शन यहाँ पर। उत्पादन की हानि होना, ये भी सही है। उत्पादन का स्तर निम्न रहना, ये भी सही है। सामाजिक अशांति बढ़ना, ये भी सही है। तो इसमें जब चारों ऑप्शन सही दिए गए तो आप किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करके तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। मत्स्य पालन का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है। केवल 2%, केवल 3%, केवल 1%, केवल 4%। तो मत्स्य पालनों का सकल घरेलू उत्पाद में योग कितना है? 1% है। कितना है? 1% का है।
यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल 1% का है, ठीक है। तो ये हमारे जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है? सांख्यिकी के कोई 3 कार्य लिखिए। क्या है? सांख्यिकी के कोई 3 कार्य लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सांख्यिकी कोई 3 कार्य लिखिए। पहला लिख सकते हैं हम लोग, जो सांख्यिकी प्रकृति की घटनाओं को बेहतर समझने और उनका सटीक विवरण देने में मदद करती है। ये भी कर सकते हैं, सांख्यिकी की मदद से किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी की जांच की उचित योजना बनाई जा सकती है। इसके बाद है सांख्यिकी उपयुक्त मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने में मदद करती है। देखो, सांख्यिकी का जो है डेटा को संग्रह करने, उसका विश्लेषण करने, व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और व्यवस्थित करने का अध्ययन है, ठीक है। तो ये जो है 3-4 आप उसके कार्य लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है द्विचर बारंबारता वितरण का क्या अर्थ है? क्या है? द्विचर बारंबारता वितरण का क्या अर्थ है? तो द्विचर बारंबारता वितरण का अर्थ है दो चरों का बारंबारता वितरण। क्या है? दो चरों का बारंबारता वितरण, जैसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तरफ लोगों के नाम होंगे, इधर तरफ क्या होगा? लोगों का वजन होगा। तो ये दो चर हो गए, ठीक है। इसके बाद है मौलिक सारणी क्या होती है? क्या है? मौलिक सारणी क्या होती है? तो मौलिक सारणी क्या होती है? मौलिक सारणी वह सारणी होती है जिसमें मौलिक आंकड़े यथावत रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या है? मौलिक मौलिक सारणी वह सारणी होती है जिसमें मौलिक आंकड़े यथावत रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद है धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध में अंतर कीजिए। क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध में आपको अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। सिंपल है, आप लोग जो जो कॉपी हो उसमें देखना, सह संबंध के बारे में आपको पूरा डिटेल से दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसको, चलिए हम बता ही देते हैं, इसका जो है धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध में अंतर क्या होता है। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम लोग समझें कि धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध क्या हो, तो धनात्मक संबंध, सह संबंध में क्या होता है? दो मदों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, यानी कि जो दो मद हैं तो उनमें परिवर्तन एक ही दिशा में गए। जबकि जो ऋणात्मक होता है, सह संबंध होता है, उसमें जो है दो मदों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। बस ये सिंपल है, ठीक है। इसके बाद है ढलान क्या होता है? तो देखो, ढलान तो एक तो चलती है आप लोगों की फिजिक्स में ढलान चलती है, लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र में अगर ढलान का अर्थ जानना चाहें, तो यहाँ पर जो ढलान का अर्थ होता है वो होता है दो चरों के बीच संबंध को मापना। क्या होता है? दो चरों के बीच संबंध को मापना, ठीक है। इसके बाद एक कुछ क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के उदाहरण दीजिए। क्या है? कुछ क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के उदाहरण दीजिए। तो क्षेत्रीय जो आर्थिक समूह के कुछ उदाहरण, जैसे सार्क हो गया आपका, क्या हो गया? सार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया यूरोपीय यूरोपीय संघ हो गया। क्या हो गया? यूरोपीय संघ हो गया। इसके बाद आसियान हो गया। तो ये इतने सारे हैं, G8, G20, ब्रिक्स, ये सब क्या है? ये सब क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट करें। देखो, मानव पूंजी का निर्माण बढ़ने से जो है आर्थिक समृद्धि का स्तर भी बढ़ता है। बस ये संबंध है, यानी कि जैसे जैसे मानव पूंजी बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, ठीक है। इन दोनों में संबंध है ये। भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे प्रमुख कार्य तो यही होता है, जितनी भी देश की मौद्रिक नीति, यानी कि जो भी मौद्रिक नीतियां हैं वो सब आरबीआई बनाती है। और जो है भारत में जितनी बैंकें हैं उनको संचालित करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, वित्तीय बाजारों को विनियमित करना होता है, विदेशी भंडार का संरक्षक करना होता है, ऋण नियंत्रक होता है, बैंक के रूप में भी कार्य करना हो। तो इतने सारे जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य होते हैं। इसके बाद थोक कीमत सूचकांक के लाभ बताइए। तो देखो, थोक कीमत सूचकांक की गतिशीलता के आधार पर कीमतों की गतिशीलता का भी पता चलता है। यह जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दर्शाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये सारे जो है इनके लाभ होते हैं, ठीक है। सारणीय में प्रयुक्त वर्गीकरण के प्रकार बताए। तो सारणियन में जो प्रयुक्त 4 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं: गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, कालिक वर्गीकरण और स्थानिक वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसके बाद है भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दे रही हैं, क्यों दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए।
तो यहाँ पर जो है 24 तक आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है? इनके सारे के सारे आंसर्स हमने बता दिए हैं, ठीक है? इसके बाद आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न? मतलब कि दीर्घ आंसर हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपको जो कम से कम 2 ढाई पेज में आंसर्स को करना है। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों, स्पष्ट कीजिए। अथवा सूचकांक क्या है, इसकी उपयोगिता तथा सीमा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है आप दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है? अथवा जिसमें करा मिल जाएगा, इसका मतलब दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय है? इन्हें एक चित्र करने की विधियों का नामोल्लेख करते हुए किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा पर्यावरण सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? यह क्यों आवश्यक है? भारत सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किए हैं? तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? मानवीय पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं बताइए। इन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। अथवा नवीन आर्थिक नीति आर्थिक सुधार के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर जो है दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका 27, 26 और यहाँ पर जो 25 तीन आपको यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने रख दिया है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह क्वेश्चंस आप लोग जो अपनी कॉपी आपके पास जो बुक है उससे तैयार करिएगा, तो आपका डेफिनेटली जो है ईयरली एग्जाम अच्छा जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।